नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी 4x4 गियर बॉक्स उसको डिसमेंटल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गियर बॉक्स जो है वो गाड़ी के अंदर से चेचिस से तो मैंने यहाँ उतार लिया है। ये इसका जो लीवर है इसको भी मैंने रिमूव कर लिया है। अभी इसमें जो लगने वाले जो स्पैनर है वो कॉमन स्पैनर ही है, वो मतलब हाइपर कोई टूल नहीं है। ये हैमर है, एक बॉक्स स्पैनर है और उसका टॉमी है, और ये प्लायर है, रिंग स्पैनर है, स्क्रू ड्राइवर है, और एक बैरिंग कूलर लगेगा और एलन की लगेगी एक। ठीक है जी। तो कॉमन टूल्स है, तो ये टूल्स अगर यूज़ करके आप भी घर पे उसको डिसमेंटल करके उसको रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। तो इसमें से मैं ऑयल ड्रेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लग, ऑयल ड्रेन वाला जो प्लग है वो प्लग में मैंने ओपन करके ऑयल नहीं ड्रेन किया, जहाँ से गियर का लीवर निकाला था, है ना, वहीं से ही मैंने ऑयल उसको ड्रेन कर लिया है। हालांकि इसके अंदर में जो ऑयल है उसकी क्वालिटी एकदम डिटोरेट हो चुकी है, ये पूरा मिट्टी जैसा हो गया है, अंदर पानी गया होगा और उसकी वजह से ये पूरा ख़राब हो गया है। और यहाँ इसमें जो है ना 0.8 लीटर मतलब 800 ml ऑयल रहती है। अभी मैं इसको मिनिमम ओपनिंग करके मुझे उसको रिकंडीशनिंग करना है, बेरिंग रिप्लेस करना है। तो एक पुली इसमें से रिमूव करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बॉक्स पैनल यहाँ पे यूज़ किया है। ये बॉक्स पैनल मैंने सेंट्रली माउंटेड कर दिया है, और ये पुली जो है अभी उसको रोटेट ना हो इसलिए मैंने एक रिंग स्पैनर और एक बोल्ट डाल के उसको वहाँ पे लॉक कर दिया है। अभी मैं यहाँ से रिंग स्पैनर, ये जो बॉक्स स्पैनर है उससे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये पुली जो है उसका जो सेंटर बोल्ट है वो ओपन कर दिया है। हालांकि वो सेंटर बोल्ट के अंदर में एक जो सेंटर बोल्ट का ये एज जो रहता है वो एज को थोड़ा इनर साइड पे हैमरिंग करके लॉक किया गया रहता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे वो ऐसा लॉक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको ओपन कर दिया है। ठीक है जी। तो ये सेंटर बोल्ट जो है वो ओपन हो गया है। अब इसका जो पुली है, अगर पुली भी अगर नहीं निकलती है वहाँ से शाफ्ट के ऊपर में अगर जामिंग है तो फिर बेरिंग पुलर यूज़ कर सकते हैं। पुलर से वो आ जाएगा, हाइड्रो पुलर या मैकेनिकल पुलर, कोई भी पुलर है वो यूज़ करके उसको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पुली खुल गई है। अब ये दूसरी पुली जो है वो तो मुझे ओपन करनी नहीं है, तो सारे के जो साइड के जो बोल्टिंग किया हुआ है तो वो रिंग स्पैनर से सारे बोल्ट में ओपन कर देता हूँ, है ना। और टी स्पैनर से ओपन करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। पहले ये रिंग स्पैनर से लूज़ कर देता हूँ सारे बोल्ट 1 बाय 1, और उसके बाद टी स्पैनर से सारा ओपन कर दूँगा, और लाइट हैमरिंग करने पे ये पुली वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ऐसी आई थी, ये डिसमेंटल इसलिए करना पड़ रहा है कि उसमें जो बैरिंग्स है, बैरिंग सारे कंडीशन उसकी एकदम पुअर हो गई है। हुआ यूँ कि उसका जो ड्राइव शाफ्ट है वो ड्राइव शाफ्ट को इनपुट तो दे रहा था, लेकिन उसका जो ड्रिवन शाफ्ट है टू व्हील हायर के अंदर में रियर प्रोपेलर जो है वो घूम नहीं रहा था। तो रियर प्रोपेलर जो है वो ड्राइव ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर में प्ले था और प्ले की वजह से गियर वहीं के वहीं स्लिप हो जा रहे थे 4x4 गियर बॉक्स के, और जो ड्राइव है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही थी। तो अभी रोड पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने क्या किया कि 4 व्हील हायर करके देखा। तो 4 व्हील हायर में थोड़े टाइम तक व्हीकल चला, उसके बाद अगेन फिर वो अगेन स्लिप हो रहा था। तो फिर मैंने 4 व्हील लोअर में करके व्हीकल को वहाँ से लेके आया, और फिर मैंने उसका ट्रायल वगैरह दिया, और फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो 2 व्हील हायर के अंदर में और 2 व्हील हायर के अंदर में जो ये गियर्स जो है वो स्लिप हो रहा है। तो बैरिंग अंदर के जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, या तो फिर गियर के टीथ वगैरह कहीं डैमेज हो गए हो तभी स्लिपिंग हो रहा है। तो मैं अभी इसको इसके लिए ओपन किया है। अभी ओपन करने के बाद ही पता चलेगा अंदर के क्या कंडीशन है। तो उससे फिर जो भी रिप्लेस करने जैसे पार्ट है वो रिप्लेस कर दूंगा और उसका रिकंडीशनिंग कर दूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में तो डिसमेंटलिंग ही करेंगे, क्योंकि इसके स्पेयर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी ओपन करूंगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से बेरिंग्स मंगवाने हैं, क्या डैमेज है, और एक्चुअली रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, सारे बेरिंग्स के फेल्योर क्यों हुए वो भी तो देखने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एक ही बेरिंग का फेल्योर है तो वो भी देखेंगे। तो फिलहाल तो पहले उसको डिसमेंटल कर लेते हैं। डिसमेंटल करने के बाद ये टी स्पैनर से मैं सारे जो ऊपर बोल्ट लगे हुए हैं वो बोल्ट रिमूव कर देता हूँ केसिंग के ऊपर से। ठीक है जी। और जितने भी बोल्ट दिख रहे हैं वो सारे ओपन करने हैं, तब जाके ये पुली यहाँ से रिमूव होगा। इसका सेंटर बोल्ट मैंने नहीं रिमूव किया, क्योंकि पुली मुझे उसका तो बेरिंग वगैरह रिप्लेस करना नहीं है, या रिप्लेस करना पड़े तो फिर बाद में खोल लूँगा, चेक कर लूँगा। पहले इसको यहाँ से डिसमेंटल कर देता हूँ, ये पुली हटा लेता हूँ। जैसे एक पुली, पहली वाली पुली जो था
वो मेन केसिंग के साथ कनेक्टेड था, इसलिए उसको रिमूव कर लिया। ये सेकंड पुली है, टोटल 3 पुली है इसके ऊपर लगी हुई है। तो तीसरी जो पुली है वो तो मुझे मतलब रिमूव नहीं करनी है, ठीक है। अब ये सारे बोल्ट तो ओपन हो गए हैं। अभी मैं इसको हैमर करूँगा, हैमरिंग करूँगा तो ये जो है बॉक्स वहीं से वो मतलब जगह छोड़ देगा। इसको क्या है, वहाँ पे एक चैम्पियन 51 या ग्रेफाइट कोटेड गास्केट रहता है, तो वायर मेस वाला गास्केट भी यूज़ किया जाता है। और डिपेंड्स, क्योंकि अभी क्या है ये गियर बॉक्स तो पहले भी खुल चुका है, तो वहाँ पे गास्केट था, पेपर गास्केट, वो तो साफ करके निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने लिक्विड गास्केट यूज़ किया था, एनाबॉन्ड 555 वाला जो आता है वो। ये मैंने ओपन कर दिया है। अभी ये सेंटर गियर जो है, सेंटर गियर के ऊपर में जो शाफ्ट है, सेंटर शाफ्ट, वो सेंटर शाफ्ट को यहाँ पे लॉक किया गया रहता है। तो ये अगर मैं 12 नंबर की एक बोल्ट है वो बोल्ट मैं यहाँ से खोल देता हूँ मैं, तो उसके ऊपर की लॉक निकल जाएगी। उसके बाद वो जो केसिंग है वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वो दोनों जो पार्ट जो है, जो पूरा मतलब गियर बॉक्स को असेंबल करने के लिए दोनों जो कवर है वो दोनों कवर रिमूव हो जाएंगे। तो सेंटर लॉक भी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। ये देखिए ये लॉक है मेरे हाथ में, जो आप देख रहे हैं वो लॉक है, मैंने निकाल दिया है। सेंटर बोल्ट जो थी वो निकाल दी है, लॉक भी निकल गया है। अब मुझे केसिंग के ऊपर के सारे बोल्ट, जो 12 नंबर की रिंग स्पैनर लेके सारे बोल्ट मुझे ओपन कर देने हैं। तो मैं 1 बाय 1 लूज़ कर दूंगा पहले, तो सारे लूज़ करने के बाद अगेन फिर टी स्पैनर से मैं ओपन करूँगा, ताकि जो जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके साथ वो जो लगे हुए जो ब्रैकेट्स वगैरह वो भी मैंने नहीं रिमूव किया है, क्योंकि मिनिमम ओपनिंग में ही मुझे काम करना है। और दूसरा क्या है, होल्डिंग के लिए भी काम में आ जाएगा, वाइस वगैरह तो है नहीं, तो इसको पकड़ने के काम में आ जाएगा। मुझे ओपन करने के लिए ताकत वगैरह भी उसके ऊपर लगा सकता हूँ। तो मैंने ये वो सोच के ओपन नहीं किया। और जितना भी ओपनिंग करूँगा तो फिर अगेन रीटाइट करना है, तो क्यों मतलब अननेसेसरी मतलब ओपन करना है कोई भी चीज़। और रही बात, तो मैंने इस बार तो गियरबॉक्स जो जैसे ही मतलब जिप्सी से डाउन किया है वैसा ही एज इट इज़ कंडीशन में ही ओपन कर दिया है, उसको कुछ क्लीनिंग वगैरह किया नहीं है। लेकिन असेंबली टाइम पे उसको मुझे क्लीनिंग वगैरह करना पड़ेगा। और बेरिंग कुछ अगर प्रेस फिट बेरिंग है तो मुझे पावर प्रेस पे जाके वो फिट भी करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अगर मैं किस तरह से फिर मैं असेंबल करता हूँ, वो असेंबली का वीडियो जो डालूंगा उसमें आप मतलब देख सकते हो उसको कि किस तरह से उसकी प्रॉपर असेंबली हो जाएगी। अभी तो फिलहाल डिसमेंटल करना है, उसको खोल ही देना है। और क्या अंदर प्रॉब्लम निकलती है वो जस्ट देखना है कि वो स्लिपिंग क्यों हो रहा था, गियर्स जो है वो गियर पावर ट्रांसमिट क्यों नहीं कर रहा था, ड्राइव शाफ्ट से ड्रिवन जो शाफ्ट है वो रोटेट क्यों नहीं हो रहा था, वो ढूंढना है। और ऐसा होने का रीज़न भी ढूंढना है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दैट थिंग्स, why that gear is slipping, or if it is slipping due to the damage of bearings, so why the bearing damage, that is also the one question is there। क्योंकि क्या है, लाइफ तो रहती है नो डाउट, लेकिन वो शॉर्ट ऑफ लाइफ क्यों, उसका मतलब कुछ और रनिंग आवर होगा उसके बाद बेरिंग की कंडीशन जाती है। और कंडीशन मॉनिटरिंग में अगर आपको वाइब्रेशन वगैरह भी अगर है तो ये कॉज हो सकता है। दूसरा कि अगर बैकलेस ज़्यादा है, बैकलेस अगर ज़्यादा है तो अभी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो सकती है। क्योंकि वो बैकलेस की वजह से क्या हो जाएगा कि उसको हर टाइम पे जब भी ड्रिवन शाफ्ट रोटेट होगा तो ड्राइव उसको जब मिलेगी तो उसको एक झटके से ठाक मारेगा, तो ऐसे करके भी डैमेज हो सकता है। तो मुझे तो मोटा मोटी वही कॉज लग रहा है बेरिंग डैमेज होने के, कि वो जो बार बार मतलब व्हीकल जब भी गियर शिफ्टिंग करते हैं तो स्टेशनरी मतलब एकदम स्टेडी कंडीशन से जब व्हीकल को एक्सेलेरेट करते हैं तो उस टाइम पे वो जो बैकलेस होने की वजह से वो उसको मारता होगा और उसकी वजह से वो डैमेज हुआ रहेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा रूट कॉज तो वही है और उसकी वजह से वो बैरिंग सारे डैमेज हो गए। क्योंकि निडल बैरिंग रहती है और बाकी बॉल बैरिंग भी है, तो उसकी भी कंडीशन वगैरह चेक कर लेंगे। तो ये मैंने देखो उसके ऊपर के कवर के ऊपर के सारे बोल्ट जो लगे थे वो तो मैंने रिमूव कर लिए 1 बाय 1, है ना। टी स्पैनर से लूज़ कर दिया, तो अभी टी स्पैनर से मुझे रिमूव करने हैं। हाँ, एक चीज़ है कि वो बोल्ट की लेंथ है वो अलग अलग है, कहीं पे भी खोलो तो कहीं लंबा निकलता है कहीं छोटा निकलता है, तो थोड़ा माइंड करके खोलना पड़ेगा। आप अगर घर पे रिमूव कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो डजेंट मैटर, क्योंकि स्पेयर्स तो अवेलेबल है ही, बुढ़मों पे मिल ही जाएंगे, तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं है कि कुछ। हाँ, एक है केसिंग डैमेज मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो अगेन फिर उसको वेल्डिंग सेल्डिंग, एल्यूमिनियम वाले का केसिंग है, तो कोई भी है फोर्स अप्लाई करने से पहले एक्सियल फोर्स होना चाहिए। कोई भी मतलब हैमरिंग करने के लिए मलेट वगैरह यूज़ करना चाहिए। मैंने तो मतलब मेटल हैमर ही यूज़ कर लिया है, लेकिन ठीक है दोस्तों, उसको केयरफुली अगर यूज़ करते हो तो कुछ डैमेज नहीं होता है।
और बाकी जो स्पैनर्स वगैरह यूज़ हुआ वो भी कोई स्पेशल पर्पस है नहीं। आप अगर आपके पास नहीं भी है स्पैनर तो मार्केट से खरीद सकते हो, टूल्स की जो दुकान रहती है वहीं से मिल जाएगी शॉप के ऊपर से, तो आप वहीं से मतलब लेके खरीद के उसको ओपन कर सकते हो। और स्पेयर्स जो रिक्वायर्ड स्पेयर्स है वो तो सारे वुड में अवेलेबल, तो असेंबल भी कर सकते हो। तो ये जो एक इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो तो मतलब देखिए वो बैकलेस अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो मेंटेन मतलब वो नहीं कर सकते हैं कि वो अगर कैसे मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो व्हीकल को, लेकिन आप क्लच जब भी ग्रेजुअली छोड़ोगे तो अभी तो थोड़ा तो मतलब उसके ऊपर जर्क बैठता ही है और फिर डैमेज होता ही है। तो मेन चीज़ तो वो है कि बैकलेस जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए, और उसके भी कैसे मिनिमाइज़ करना है वो वहाँ पे क्लियरेंस जो रहता है वो कम करने के लिए सीम वगैरह ऐड करके या लेंथ कम करके वो सब करना पड़ता है। थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड से वो चीज़ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बता रहा हूँ कि इसका जो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर जो है वो मतलब कैसे ओपन करना है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वन बाय वन वही सीक्वेंस में मैं जा रहा हूँ। अननेसेसरी एक्सेस कोई मतलब फोर्स नहीं लगा रहा हूँ और कुछ एक्सेस ओपनिंग भी नहीं कर रहा हूँ। जो भी है एक सिंगल पुली मैंने सेंटर शाफ्ट से निकाली है, दूसरा एक जो केसिंग के साथ एक पुली निकाल लिया है, और अभी ये दो केसिंग को मतलब मेन दो केसिंग जो है जिसके बीच में मतलब ये सारा गियर्स वगैरह सेट है, तो वो दो केसिंग को ओपन करने के लिए मैं अभी ये जो है सारे बोल्ट वन बाय वन ओपन करके मैं टी स्पैनर की हेल्प से उसको ओपन किए जा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी ये सारे ओपन हो जाएगा तो लाइट हैमरिंग करूँगा या नाइफ दो इसके बीच नाइफ अगर मैं दो केसिंग के बीच में अगर नाइफ अगर मैं घुसाता हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लीक आने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो क्रैचिस आ जाएगा, वो पोर्सन जो है दब जाएगा। और लिक्विड गास्केट है वो कवर तो कर लेगा नो डाउट, क्योंकि लिक्विड गास्केट से कितना भी मतलब बड़ा स्कल भी है तो भी वो भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे वो चीज़ नहीं करूँगा, मैं उसको लाइट हैमरिंग करके ओपन कर लूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सारे बोल्ट तो ओपन हो गए हैं। अब इसको मैं हैमर कर दे हैमरिंग करके निकाल लेता हूँ। मलेट से यूज़ करोगे, मलेट यूज़ करोगे तो केसिंग के ऊपर डायरेक्ट मतलब स्ट्रेस जो है वो डेवलप नहीं होता है, क्रैक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि एज हार्डनिंग भी होता है एल्यूमिनियम अलॉय के साथ। वो कुछ टाइम के बाद अपने आप वो बिखर जाता है, मतलब उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो एज हार्डनिंग भी होती है कुछ क्योंकि क्या है जिप्सी में गियर बॉक्स वगैरह जो उसका गाड़ी के साथ आया होता है वही रहता है, केसिंग वगैरह तो एल्यूमिनियम वाले पार्ट है, तो डेफिनेटली के देयर इज चांसेस टू डेवलप द क्रैक ड्यूरिंग द हैमरिंग। तो हैमरिंग जो करना है वो भी लाइट हैमरिंग कीजिएगा संभाल के, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट चीज़ है। और दूसरी दोस्तों की स्किल की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन नो डाउट आप ओपन करो और उसको आराम से अगर वन बाय वन असेंबल करते जाओगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती है। लेकिन एक बात है कि डिपेंड्स ऑन द क्या है कि एक स्किल तो रहती है, टेक्निकल एबिलिटी अगर है तो नो डाउट कि देयर इज़ नो नीड टू स्किल ऑल्सो। अगर आप अगर ओपन करके उसको असेंबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें वो कोई बात नहीं है कि किसी की हेल्प लेनी पड़े। हाँ, और बाकी अगर लोकल मैकेनिक है उसका भी हेल्प ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी देखिए पूरा मतलब हैमर किया है, तो ये वहाँ से केसिंग जगह छोड़ दिया है और ये लीवर वगैरह जो है उसको पुल करके निकाल देता हूँ। देखिए है ना, अभी और थोड़ा हैमर करना पड़ेगा, लाइट हैमरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये अभी निकल जाएगा। देखिए कि निकल गया है ना। अभी उसको मुझे थोड़ा ट्विस्ट कर लेना पड़ेगा, ट्विस्ट करूँगा तो निकल जाएगा। और रॉड जो सेंटर में जो गियर शिफ्टिंग रॉड है ना वो फंसा है। ठीक है, निकल गया है। ठीक, अब सारे जो गियर्स अंदर लगे हुए हैं है ना, अभी वन बाय वन उसका देखना है। ये सेंटर शाफ्ट है, तो सेंटर शाफ्ट के ऊपर में ये जो गियर लगी हुई थी, गियर के अंदर में दो नीडल बेरिंग रहती है, बीच में एक डिस्टेंस पीस होता है। तो डिस्टेंस पीस का तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन नीडल बेरिंग बिखर गई है, आप देख सकते हो। उसका पूरा मतलब केज से जो नीडल्स है सारे बाहर आ गए, पूरी बिखर गई है ना। ठीक है, मतलब वो कॉज तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे कॉज है, तो उसकी वजह से बेरिंग की लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, डिटोरेट हो जाती है। और ये केज के अंदर से सारे जो उसके नीडल्स थे वो बाहर आ गए हैं, तो दोनों बेरिंग मतलब सेंटर शाफ्ट के दोनों बेरिंग ओके। और उसके बाद ये अभी दूसरा भी है एक, देखिए पहला वाला गियर जो है जो इनपुट शाफ्ट वाला, उसको भी देख लेते हैं।
उसमें नीडल बेरिंग नहीं, उसमें बॉल बेरिंग रहती है, दोनों तरफ लगी हुई है। देखिए ये भी गया है। बहुत ज़्यादा प्ले है उसमें। हाँ देखिए ये पूरा ऐसा इतना प्ले नहीं चलता है इसमें। प्ले इतना क्या, मतलब प्ले चाहिए ही नहीं। बॉल बेरिंग है और डबल जेड बॉल बेरिंग है, दोनों तरफ लगी हुई है, तो दोनों ये बेरिंग भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 4 बेरिंग तो ऑलरेडी हो गई। अब यहाँ पे जो ये जो ड्रिवन शाफ्ट है उसका कंडीशन देखेंगे। इसके ऊपर एक लॉक लगी है, वो लॉक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, लॉक मैंने ऊपर कर ली है। अभी स्क्रू ड्राइवर और हैमर की वजह से वो लॉक वहीं से जगह छोड़ देगा, तो लॉक निकल जाएगा। तो फिर वो गियर्स जो लगे हैं, वो गियर्स वाली असेंबली भी ओपन हो जाएगी। लेकिन बाद में आगे ये जैसे ही लॉक निकल जाएगा तो उसके बाद मुझे मतलब वहाँ पे मैकेनिकल पुलर चाहिए, बेरिंग पुलर, बेरिंग को पुल करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं लॉक निकाल रहा हूँ। ये लॉक अगर निकल जाएगा तो फिर बाद में आगे बेरिंग पुलर की हेल्प से आगे का डिसमेंटलिंग कर सकते हैं। ये देखिए लॉक निकल गया। ठीक है, अब वो देखिए अभी इसको ये जो गियर्स है लगे हैं, गियर्स को खोलने के लिए मुझे अभी पुलर की हेल्प से उसको मैं खींच सकता हूँ। लेकिन ये जो जहाँ पे पुलर का सेंटर वाला बोल्ट रेस्ट होता है वहाँ पे मुझे कुछ नट डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर में भी एक नीडल बेरिंग है। अगर वो नीडल बेरिंग डैमेज हो जाएगी, अगर मैं पुलर का डायरेक्ट अगर पुलर उसके ऊपर लगा देता हूँ तो पुलर जो है नीडल बेरिंग के जो बेरिंग के ऊपर में टच हो जाएगा और बेरिंग का डैमेज कर देगा, बेरिंग का केज वगैरह। इसलिए वहाँ पे एक सेंटर पे मैंने नट लगाई है बड़ी वाली, और नट के ऊपर में मैं पुलर का वो जो सेंटर बोल्ट जो है पुलर का वो मैंने रेस्ट किया है, ताकि अंदर का नीडल बेरिंग जो है वो डैमेज ना हो इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रिकॉशंस रखना है तो डैमेज नहीं होगा। अभी ये मैं सेंटर बोल्ट जो है वो पुलर का टाइट करते जाऊंगा, तो डेफिनेटली कि वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इट्स केम आउट, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब उसको टाइट करते जाना है तो जगह छोड़ देगा। सिंपल 3 जाव वाला पुलर मैंने यूज़ किया है, और 2 जाव वाला भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो आपको जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, एक्सियल, वो सारे मतलब तीनों डायरेक्शन में लग जाएगा, तो 3 डिग्री फ्रीडम यहाँ पे मिलेगी तो जल्दी बाहर आता है। और 2 वाला जो है उसमें कभी कभी क्या है पकड़ लेता है, और शाफ्ट के ऊपर एक्सियल फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो एक कहीं क्रॉस हो जाती है बेयरिंग या फिर वो, तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं है वो। और माइनर क्रॉस होता है, वो दिखता भी नहीं है क्रॉस ऐसा। इसके लिए फिर है ना मैंने ये 3 जाव वाला पुलर यूज़ किया है। अभी देखिए वो तो आ गया है। अभी बड़ा वाला जो बेरिंग है उसको पुल करने के लिए इसको मैं, वो बेरिंग जो है वो भी डैमेज ही है, तो इसको भी मैं रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब मैं ये देखिए ये 12 नंबर का रिंग स्पैनर है, उससे मैं उसको टाइट करते जा रहा हूँ, तो पुलर जो है उसको बेरिंग को बाहर खींच लेगा। ठीक है, और टाइट करना पड़ेगा, वो पूरा रोटेट ना हो जाए, इसलिए मैंने वो गियर लीवर जो है लीवर ही मैंने फंसा दिया है उसमें। कुछ नहीं, ऐसे टाइटिंग करते जाओ, जगह छोड़ देगा। ठीक है, सिर्फ इतना है कि पुलर का जो सेंटर बोल्ट है उसके ऊपर एक नट रखनी है, ताकि वो जो बेरिंग अंदर की नीडल बेरिंग है जहाँ पे वो पुलर का बोल्ट रेस्ट होता है, सेंटर बोल्ट, वहाँ पे नीडल बेरिंग है, तो बेरिंग डैमेज नहीं हो रहे हैं, इसके लिए वहाँ पे एक नट रख दीजिएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और नट भी ऐसी मत रखिएगा बहुत बड़ी, या अंदर फंस जाए, या फिर नट निकालने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो नट भी अंदर फंसनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ जुगाड़ वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और फिर बाद में ऐसे ओपन करते जाना है। जितना टाइट करोगे, एक हाफ टन करते करते वो बाहर आ जाएगा। एक बार जगह छोड़ दिया फिर वो लूज़ चलने लगता है, फिर अपने आप ही वो बाहर आ जाता है। देखिए अभी लूज़ चल रहा है, ये है ना, जगह ऑलरेडी छोड़ दिया है उसने। अगर नहीं जगह छोड़ता है तो उसके बीच में और स्क्रू ड्राइवर से लाइट हैमरिंग भी कर सकते हो। मैंने इसके पहले भी 4x4 गियर बॉक्स का डिसमेंटलिंग का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें है। थोड़ा पहले पकड़ के बैठा था वो, तो नहीं निकल पा रहा था, ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है,
इसके पीछे एक वॉशर लगी हुई है, ये डिस्टेंस मतलब जिस तरह से जो सीक्वेंस में खोला है उसी सीक्वेंस में फिट भी होगा वो चीज़, जो जहीं पे जिस डायरेक्शन में जिस तरह से लगी है, जो उसकी सरफेस ऊपर की साइड है वो ऊपर की साइड ही लगानी है ना। खोलते टाइम थोड़ा मार्क करके, नहीं भी मार्क करके खोलोगे तो भी कोई नहीं, ध्यान में रखना है ना। और यहाँ पे ये अभी आप देख सकते हो कि जो बड़ा वाला गियर है उसमें भी प्ले है, मतलब इसके वाली जो नीडल बेरिंग है वो भी गई है। अभी मैं निकालूंगा तो आप देख ही लोगे, है ना, कि उसकी कंडीशन क्या है। ये गियर्स ओके है, गियर में कोई दिक्कत नहीं है। ये नीडल बेरिंग बड़े वाले गियर के साथ थी, वो भी बिखर गई है, सारे नीडल्स केस से बाहर आ गए हैं। अब ये भी चलने वाला नहीं है तो वो भी डालना है, मतलब टोटल 6 बेरिंग रिप्लेस करनी है इसमें। ठीक है जी, तो ये 6 बेरिंग मैं अभी मंगवा लेता हूँ, जब भी आ जाएगी तो फिर असेंबली करेंगे और उसको प्री कंडीशनिंग करके कॉस्टलेस 4x4 जो गियर बॉक्स है उसको रिबिल्ड करके फिर उसमें ऑयल टॉप अप करके फिर उसको ट्रायल रूम ले लेंगे। और उसके बाद फिर मैं जो मतलब असेंबली का वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगा ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो कॉज है वो भी कॉज भी बताया, डैमेज क्या क्या था वो भी बताया, और अभी इसको ये जो डैमेज पार्ट है वो डालने से उसको जो 4x4 जो है वो था पहले जैसा था वैसा बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।